हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब जो हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। देखिए, हम लोग रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सीखे थे। एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में दिए भी थे कि इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आप लोग ट्राई किए भी होंगे। पिछले क्लास में हम लोग कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस पढ़े थे। अब आगे जो है रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को बनाएंगे, फिर उसके आगे हम लोगों को किरचॉफ्स लॉ वगैरह ये सब पढ़ना, व्हीटस्टोन ब्रिज सब डिटेल में। लास्ट में चार्जिंग डिस्चार्जिंग के पास हीटर, इसी में आपको 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से मीटर ब्रिज, मीटर, वोल्ट मीटर ये सब भी सीखना है। तो ठीक है, चलिए आइए हम लोग सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं जो आपको पिछले क्लास में दिया गया था। पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन मिला था कि एक सिलिंड्रिकल हॉलो कंडक्टर देखिए, हॉलो कंडक्टर इसका रेडियस दिया हुआ है a और इसका रेडियस दिया हुआ है b। इसका लेंथ दिया हुआ है l। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर करंट जो है रेडियली आउटवर्ड हो, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड हो, तो बतलाव इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो। ठीक, उम्मीद है क्वेश्चन तो आप समझ रहे हैं। यहाँ पर ना हो तो क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इफ current is radially outward। ठीक ना, करंट रेडियली आउटवर्ड है, चारों तरफ इधर 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 ऐसे करंट जा रहा है। ऑलरेडी हम लोग ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, अगर करंट इधर से आता और इधर से निकलता तब तो कोई दिक्कत था ही नहीं। रो एल बाई हम लोग ये वाला जो है एरिया पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, यही क्वेश्चन पिछले क्लास में बतलाए थे। बस कंडक्टर को हम ऐसे रख दिए थे, वर्टिकल न रख के हॉरिजेंटल रख दिए। लेकिन अब की क्वेश्चन अलग है, करंट रेडियली आउटवर्ड। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएं, तो आइए समझिएगा। जैसे इसी को आप रेजिस्टेंस समझे, यही हॉलो हो गया, करंट जो है रेडियली आउटवर्ड। तो सोचिए, करंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अंदर वाले पार्ट से ऐसे जो करंट स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला एरिया कितना है जहाँ पर, तो देखो तो ये एरिया कितना होगा। तो अंदर रेडियस a है, तो ये हो गया 2 पाई a और ये है l, यानी ये एरिया हो गया 2 पाई a l, 2 पाई a इंटू l। और अगर बाहर वाला एरिया देखा जाए जहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, तब ये रेडियस तो इसका b है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ लेंथ 2 पाई b हो गया, 2 पाई b हो गया और लेंथ l है, तो 2 पाई b इंटू l। मतलब कि करंट इंटर कर रहा अलग एरिया में, और जैसे जैसे आगे जा रहा है करंट, वो सरफेस एरिया बड़ा होते जा रहा है। जिस एरिया को क्रॉस कर रहा है वो एरिया बड़ा होते जा रहा है, और जहाँ पे जाके वो बाहर निकल रहा है वहाँ पर एरिया 2 पाई b इंटू l हो जा रहा है। तब तो जाहिर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, और आप जानते हैं कि एरिया जब वेरिएबल होता है तो हम डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं बना सकते, मुझे पहले एलिमेंट लेना होता और उसको इंटीग्रेशन करना होता है। तो जैसे देखिए, इसमें ढेर सारा कागज़ का पेज है। जब इसको हम सिलेंडर बनाए तो इस सब पेज भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ गया, लेकिन जो पेज एक्सिस के ज़्यादा नज़दीक है, जो ज़्यादा नज़दीक है उसका रेडियस कम है। यहाँ पर है कुछ रेडियस बढ़ गया, यहाँ और बढ़ गया, यहाँ सबसे ज़्यादा रेडियस हो गया।
तब उस केस में प्रॉब्लम को कैसे बनाएं। तो समझो, ये एक सिंगल पेज इमेजिन करो। मान लो कि एक पेज है जिसका रेडियस जो है x, ठीक ना, इस पेज का रेडियस x है और इसका थिकनेस dx है। थिकनेस dx। देखिएगा, एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट लिए, वही समझो कागज का एक पेज ले लिए सिलेंडर के शेप में। देखिए, यस। अब थोड़ा सोचिए, ये जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट लिए उसका अगर हम रेजिस्टेंस निकालें, ठीक ना, यहाँ थोड़ा सा मेंशन कर दे रहे हैं, कंसीडर अ सिलिंड्रिकल एलिमेंट ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx। ठीक, देखो इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस अगर देखें, एक सिंगल पेज जो है जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक ना, जैसे देखो ये सिंगल पेज है, इसको सिलिंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर सिलिंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और करंट जो है इस पेज को क्रॉस करके जा रहा है, तो सोचो तो इसका रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे। करंट ऐसे क्रॉस कर रहा है तो बोलेंगे रेजिस्टेंस इस एलिमेंट का लिखेंगे, एलिमेंट का इसलिए dr लिख रहे हैं, रो। सोचो करंट जब इसको क्रॉस करेगा इस पेज को तो dx थिकनेस को ना क्रॉस करेगा, तो रो dx, क्योंकि इसके थिकनेस को dx लिए हुए हैं, डिवाइडेड बाय जितना एरिया में करंट इंटर करेगा। तो सोचो इस पेज का रेडियस x है ना, मतलब जो सिलिंड्रिकल पेज बना इसका रेडियस x है, तो जाहिर है इसका सरफेस एरिया 2πx इंटू एल होगा। पूरा लेंथ l है ना, तो ये हो गया 2πx इंटू एल, 2πx इंटू एल। बस ये इस पेज का रेजिस्टेंस हो गया जो सिलिंड्रिकल शेप में है। और ऐसा ही ना ढेर सारा पेज से ही मिल करके बना हुआ है, ढेर सारा सिलेंडर से मिल करके ही बना हुआ है। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? नेट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा जी, बोलो, रो डिवाइडेड बाई 2πl 1/x dx। बोलो x कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा, तो x का वैल्यू अगर कम से कम लेंगे तो a हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा x का वैल्यू लेंगे तो b हुआ, यानी a से b। रो बाई 2πl, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, 1/x का इंटीग्रेशन log x a से b। बस सिंपल तो है। एक बार अपर लिमिट रो बाई 2πl log b माइनस log a, तो रो बाई 2πl log b बाई a, या रो बाई 2πl ln b बाई a, log e को ln लिख दिया, ठीक है ना। चलो बन गया, उसमें कौन ऐसा दिमाग लगाना, समझ गए? तो इसको नोट कर लिया जाए। हाँ जी, आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कह रहा है ये यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इन ए वायर ऑफ लेंथ डबल दैट ऑफ द ओरिजिनल। एक वायर है जिसका लेंथ 100 ओम है, उसको हम लोग क्या किए,
फिर से रिकास्ट कर दिए, मान लो उसको मेल्ट कर दिए, गर्म करके पिघला दिए और फिर से दुगना लेंथ का वायर उसी से बना दिए। तो कह रहा है कि बतलाओ व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले अगर 100 ओम था। देखो इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कह देगा कि एक वायर है, इस वायर को हम स्ट्रेच करके डबल कर दिए। मतलब डबल करने का तो ये भी मेथड है कि चलो एक दूसरा वायर लिए इसमें चिपका दी, ये भी डबल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं किया गया। समझो यही वायर है, इसको खींच दिए और ये डबल लेंथ का हो गया। तो ठीक है, कह रहा है कि पहले से इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। मान लो 1 मिनट के लिए, पहले से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल, रेसिस्टिविटी रो है। तो रेजिस्टेंस जानते हो ना क्या होता है, रो एल बाई ए। और ये कितना दिया हुआ है, 100 ओम, क्वेश्चन में दिया। आप कह रहा है इसको खींच करके दुगना बड़ा कर दिए, तो जब लेंथ बदलेगा तो क्या एरिया वही रहेगा, एरिया भी बदल जाएगा, पतला हो जाएगा ना वायर जब डबल इसके लेंथ को करेंगे। तो चलो इसके लेंथ को हम लोग डबल कर दिए, लेंथ को डबल कर दिए। अब सोचो इसका लेंथ 12 हो गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, मान लेते हैं ए डैश हो गया। तो भाई ए डैश तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर रेजिस्टेंस निकलेगा कैसे, ठीक ना। ये फर्स्ट मेथड से एक और मेथड सिखा देंगे जो और आसान कर देगा इस काम को। ध्यान से देख, तो बोलेंगे क्या कि अब जो रेजिस्टेंस होगा रो इंटू 2L डिवाइडेड बाई एरिया। लेकिन एरिया तो मालूम है नहीं, लेकिन एक बात तो मालूम है ना कि जितना मटेरियल पहले था उतना ही मटेरियल ना अभी भी है, अलग से मटेरियल तो नहीं मिलाया गया। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही ना इसका वॉल्यूम होगा। तो अगर हम लोग वॉल्यूम देखें मटेरियल का, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, जाहिर है ये तो बदलने वाला नहीं है, कांस्टेंट, अलग से कोई मटेरियल नहीं मिला है। तो बोलो तो इसमें कितना मटेरियल वॉल्यूम था, A इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, और अब हो गया A डैश इंटू 2L। तो न्यू एरिया कितना हो गया, तो A/2। चलो न्यू एरिया A/2। अब जो है पूछा जाए न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बोलेंगे देखो भाई रो 2L डिवाइडेड बाई एरिया। तो 2L डिवाइडेड बाई एरिया, और एक जगह क्या लिखना होगा, A/2। तो देखो तो ये कितना आ गया, 4 रो L बाई ए। तो सोचो रो L बाई ए तो 100 है, और ये हो गया 4 रो L बाई ए, यानी 4 इंटू 100। बतलाइए रेजिस्टेंस कितना हो गया, 400 ओम। न्यू रेजिस्टेंस कितना, 400 ओम। पहले था 100 ओम, अब हो गया 400 ओम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंजिंग क्या। मान लो आगे पूछा जाए, इस क्वेश्चन के अनुसार तो हम लोग बना लिए, इसी क्वेश्चन में पूछता ना कि रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंजिंग कितना हुआ। बाय द वे ये पूछे परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है, फाइनल रेजिस्टेंस कितना तो R डैश, इनिशियल कितना तो R डिवाइडेड बाई इनिशियल, हमेशा नीचे में इनिशियल लिखना है, इंटू 100। बस R डैश कितना है जी, तो R डैश आया है 400, या आप ये भी बोल सकते हैं कि R डैश आया है 4 इंटू R, R रो L बाई ए को ही बोले हैं, यहाँ लिख दे रहे 4 इंटू R। तो 4 इंटू R माइनस R डिवाइडेड बाई R इंटू 100। देख लो तो 300% आया क्या,
समझ गए? तो एक मेथड और बता दे रहे हैं, पहले इसको लिख। चलिए अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। क्वेश्चन यही है, कंडक्टर है, लेंथ कितना, एरिया कितना मालूम नहीं, यूनिफॉर्म है, मतलब सब जगह एरिया सेम है, ऐसा नहीं कहीं थिकनेस ज़्यादा कम नहीं, वैसा नहीं। तो और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। कह रहा है इसको खींच करके डबल कर दिया। अच्छा ठीक है, देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए तो जानते हैं। सोचो तो इसी में अगर हम लोग ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करें तो एल स्क्वायर ए इंटू एल, और सोचो एरिया इंटू लेंथ को तो वॉल्यूम बोलते हैं ना, यानी रेजिस्टेंस हो गया रो बाई वी वॉल्यूम एल स्क्वायर। देख लो देख लो, ये तो टर्म कांस्टेंट हो गया ना जी, रेजिस्टिविटी बदलना नहीं है। रेजिस्टिविटी कब बदलता है? तो जब मटेरियल बदल दो या उसका टेम्परेचर बदल दो, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। वॉल्यूम बदला नहीं क्योंकि अलग से मटेरियल आना नहीं है, केवल लेंथ न बदल रहा है। तो सोचो तो इसका जो रेजिस्टेंस है, अभी लेंथ एल है तो ये फॉर्मूला रो बाई वी इंटू एल स्क्वायर, और जब लेंथ डबल कर दिया जाएगा तब न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? न्यू रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ इज डबल, तो सोचो तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? तो रो बाई वी 2l होल स्क्वायर। तो 4 देख लो यहाँ पे 4 रो एल स्क्वायर बाई वी, रो एल स्क्वायर बाई वी। देखो तो रो एल स्क्वायर बाई वी को ही ना आर बोले हैं, यानी न्यू रेजिस्टेंस जो आया 4 इंटू आर हो गया। क्या रेजिस्टेंस 4 टाइम्स से बढ़ गया। अब पूछा जाए कि परसेंटेज चेंज क्या होगा? रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज क्या होगा? तो आर डैश माइनस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100। देख लो तो 4r माइनस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100, यानी कि 300%। हालांकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन जो है वो केवल पूछ रहा है न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको मालूम है 4 इंटू आर हो गया, और आर चूँकि 100 ओम है यानी 400 ओम, यही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख लें। हाँ जी, तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो टेम्परेचर वेरिंग क्वेश्चन है, मतलब कि टेम्परेचर अगर चेंज करते हैं तब रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, उससे रिलेटेड कह रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एंड ए कॉपर वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर 3.9 ओम एंड 4.1 ओम। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस दिया हुआ, यानी उसको आप इनिशियल रेजिस्टेंस समझे। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयरन का भी दिए हुए हैं और कॉपर का भी दिए हुए। आयरन का रेजिस्टेंस कितना दिए हुए है जी? तो 3.9 ओम, और कॉपर वायर का 4.1 ओम। जाहिर है दोनों मेटल है, और आपको पिछले क्लास में उसके पहले सिखाए थे कि टेम्परेचर जब चेंज किया जाता है तो रेजिस्टेंस जो है वो किस फॉर्मूला को फॉलो करता है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि इस दोनों वायर को गर्म करने लगे, टेम्परेचर को बढ़ाने लगे। तो बतलाओ किस टेम्परेचर पे दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा? अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आपको आयरन का भी और कॉपर का भी दिया हुआ, अल्फा का वैल्यू दिया हुआ। ठीक, तो देखिए आप जैसा कि फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा कहो, डेल्टा टी कहो, चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी भी बोल सकते। ये होता है चेंज इन टेम्परेचर, और अल्फा को टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं जो दिया हुआ है यहाँ। R0 मतलब इनिशियल स्टार्ट के टेम्परेचर, यानी स्टार्ट के टेम्परेचर यहाँ 20 लिया, और R मतलब कि
फाइनल टेम्परेचर पर क्या रेजिस्टेंस होगा, है ना, यही इसका फॉर्मूला। तो आइए अब हम लोगों को पता लगाना है कि किस टेम्परेचर पे दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो मान लेते हैं लेट एट टेम्परेचर T देयर रेजिस्टेंसेस विल बी इक्वल, ठीक ना, रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम लोग फाइनल रेजिस्टेंस देखें आयरन का T टेम्परेचर पे और फाइनल रेजिस्टेंस देखें कॉपर का T टेम्परेचर पे, तो सोचो फाइनल रेजिस्टेंस आयरन का निकालना होगा तो बोलेंगे ना R01 प्लस अल्फा डेल्टा T, यानी कि इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ आयरन 1 प्लस अल्फा आयरन डेल्टा T फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। बोलिए फाइनल टेम्परेचर क्या है, तो T है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, तो 20 है। वैसे ही कॉपर का इनिशियल रेजिस्टेंस, तो इनिशियल है, यहाँ लिख देते हैं R0 कॉपर का 1 प्लस अल्फा कॉपर डेल्टा T फाइनल टेम्परेचर T इनिशियल तो 20, ठीक। मतलब कि T टेम्परेचर पर आयरन का क्या रेजिस्टेंस होगा और T टेम्परेचर पर कॉपर का क्या रेजिस्टेंस होगा, ये हम लिख लिए। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो T का वैल्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों इक्वल होना चाहिए, किस टेम्परेचर पे दोनों इक्वल होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा। तो ठीक है, इसका वैल्यू कितना लिखें जी, तो 3.9। अल्फा आयरन क्या लिखें, तो देखो तो अल्फा आयरन कहाँ दिए हुए, 5 × 10⁻³ T - 20। R0 कॉपर क्या है जी, तो 4 × 10⁻³ 1 प्लस, ओहो, कॉपर का इनिशियल रेजिस्टेंस यहाँ है 4.1 ओम है, तो ये है 4.1 1 प्लस अल्फा कॉपर 4 × 10⁻³ T - 20। चलो भाई अब सॉल्व भी तो करना है। तो देखो जी सॉल्व कैसे करना चाहिए भी देखना। अक्सर ऐसा देखने के बाद इतना कॉम्प्लेक्स लगता है कि सॉल्व करने का मन नहीं। जैसे ये T - 20 जो है ना, उसको एक टर्म मान लो, मतलब मुझे T नहीं निकालना है, T - 20 का वैल्यू निकालना है, और T - 20 मालूम हो जाएगा तो T तो मालूम हो ही जाएगा। तो देखो कैसे, 3.9, अब जो है ना 3 ये 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अच्छा चलो 9 5 जा 45 और 15 4 19 हो गया, यानी कि 19.5 × 10⁻³ T - 20। यहाँ देख लो 4.1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 16, यही ना। अब जो है 10⁻³ T - 20, थोड़ा देख लो, T - 20 वाला टर्म को इधर लाते हैं, 3.9 को उस साइड ले जा रहे। देखो तो इन दोनों को, तो 19.5 - 16.4 10⁻³ कॉमन T - 20 कॉमन। अब 4.1 से 3.9 को माइनस कर लो, यही ना, सोच लो। अब ये कितना हो गया जी, 1 3.1 होगा। अब सोचो 3.1 × 10⁻³ T - 20, इधर हो गया कितना 0.2,
अब सोचो मुझे t-20 का वैल्यू पहले निकालना है। t-20 कितना हो गया 0.2 डिवाइडेड बाई 3.1 10 टू दी पावर -3। तो t-20 देख लो 2, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर कितना हो गया 2000, सॉरी 200 और 10 टू दी पावर +3, तो 200 डिवाइडेड बाई 3.1। तो देखो ये कितना आता है, इसको सॉल्व कर लो, या t-20 तो 2000 डिवाइडेड बाई 31 कर लो, जैसे भी हो, अब तो समझ ही रहे हैं। तो आप जो हैं इसको सॉल्व करके देखें तो ये आएगा आपको 64.5 के अप्रॉक्स, यानी t हो गया 20 प्लस 64.5, यानी t हो गया 84.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें। तो आइए अब हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस या कहें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को सीखते हैं। जैसे आपके पास सीटर में भी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पढ़े थे, वही काम यहाँ भी करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक, तो दो तरह का स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है। एक हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक ना, कॉम्बिनेशन बोले, कनेक्शन बोले, ग्रुपिंग बोले, सब एक ही बात। आइए देखिए सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या हुआ। जैसे ढेर सारा रेजिस्टर है सीरीज में कनेक्टेड, ठीक ना, R1 R2 R3, ठीक ना, एक लाइन में कनेक्टेड। तो इसमें याद दे रखना है कि अगर एक सिंगल लाइन है तो करंट जो होगा ना प्रत्येक रेजिस्टर के थ्रू इक्वल होगा, प्रत्येक रेजिस्टर के थ्रू करंट इक्वल होगा, ये गारंटी है। तो कैसे आपको सिखाए थे कि एक सिंगल वायर है, कहीं थिकनेस ज़्यादा हो चाहे कम हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हर जगह सेम होता है, यानी कि करंट सब जगह सेम है। सपोज कीजिए ये पॉइंट है ये और ये पॉइंट है, तो पहले तो इसको मेंशन कर दे रहे हैं, इन सीरीज कनेक्शन या कॉम्बिनेशन जो कहें, करंट थ्रू each resistor remains the same। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। लेट R0 बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B। ध्यान से देख, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जिस दो पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस देखें और टोटल करंट से डिवाइड कर दें। जैसे आप पढ़े थे ना ओम्स लॉ में V = IR, तो R क्या हो गया V/I, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट। कोई भी सिस्टम हो, ये हमेशा याद रखना है, रेजिस्टेंस जो होता है कोई भी सिस्टम के, उसके दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देख ले डिवाइडेड बाई टोटल करंट, ठीक ना। इसी को हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं या केवल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। यानी तीनों को मिला करके कंबाइंड वे में रेजिस्टेंस क्या होगा, तो BA - VB/I।
अब VA माइनस VB क्या हो, तो इस पॉइंट को मान लो हम C बोल दे रहे हैं, इस पॉइंट को D बोल दे रहे हैं, तो सोचो तो VA माइनस VB अगर निकालना है तो पहले निकालो VA माइनस VC, फिर निकालो VC माइनस VD, फिर निकालो VD माइनस VB। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस VC। अच्छा, इस स्टेप में लिख दे रहे हैं VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VB। देख लो तो ऐसे भी सब को ऐड करो ना, मैथमेटिकली भी देखो ना, माइनस VC प्लस VC गया, माइनस VD प्लस बच गया VA माइनस VB ना, ठीक ना। तो यानी कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पहले हम इसका निकाल लिए डिफरेंस, फिर इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, तीनों को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई टोटल करंट आई, है ना, टोटल करंट आई। अब थोड़ा देखेंगे VA माइनस VC क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होता I इंटू R, तो VA माइनस VC हो गया I इंटू R1, VC माइनस VD कितना I इंटू R2, VD माइनस VB कितना I इंटू R3 डिवाइडेड बाई I कॉमन होकर गायब हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ गए? यानी कि A और B के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो इस तीनों रेजिस्टर को अलजेब्रा के तरह ऐड कर देना, ठीक ना। तो चलिए इसको नोट करो। आइए अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे सपोज करो ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3, ठीक ना। सपोज करो एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, करंट का फ्लो हो रहा, तो सोचो यहाँ से करंट इंटर किया, इस पॉइंट को A बोल दे रहे हैं, इस पॉइंट को B बोल दे रहे हैं। तो सोचो तो यहाँ तक तो सिंगल वायर है, यहाँ जाने के बाद ब्रांच आ गया ना, तो करंट तो डिवाइड हो जाएगा। तो I इधर चला गया, मान लो I1 करंट, इधर चला गया I2, इधर I3, यही I3 यहाँ तक पहुँचेगा, I2 यहाँ, I1। मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है ना। देखें यहाँ से करंट चला I, 3 ब्रांच हो गया। समझो ना कि जैसे वाटर का ही फ्लो हो रहा है, एक पाइप यहाँ तक आया, पानी फ्लो होते हुए यहाँ तक आया, कुछ पानी इधर से चला गया, कुछ इधर से चला गया, कुछ इधर से। वैसे ही करंट का सेंस में, इलेक्ट्रिक करंट के सेंस में सोचना, ठीक। निकालना है रेजिस्टेंस क्या होगा A और B के बीच, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो एक चीज़ देख लो, ये जो रेजिस्टेंस है इसका भी एक एंड A पर है और दूसरा एंड B पर है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB है। इस रेजिस्टेंस का भी बात करो VA माइनस VB, और इसका भी बात करो तो VA माइनस VB। मतलब कि प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है VA माइनस VB है। तो जाहिर है ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। प्रत्येक रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम हो तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे ना। इन पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor remains the same।
रिमेन्स द सेम। यहाँ पर अगर कोई पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस क्या होगा, तो VA माइनस VB, यानी कि यहाँ VA माइनस VB जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर है। और ओम्स लॉ में आप पढ़े हुए हैं कि V इक्वल टू IR, यानी अगर I निकालना है तो V बाई R कर, नहीं I निकालना है तो V बाई R, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी VA माइनस VB हो गया। तो देखें यहाँ पे कैसे हम लोग काम करेंगे। ये जो I करंट है वो 3 पार्ट में बढ़ जा रहा है, यानी I1, I2 और I3 ये तीनों मिलके किसके इक्वल है, I के। आगे ही हम लोग किरचॉफ्स का पॉइंट रूल सीखेंगे। किरचॉफ्स का पॉइंट रूल में यही बतलाया जाता है कि कोई भी जंक्शन पॉइंट पर जो इनकमिंग करंट है, जैसे यहाँ आने वाला करंट I है और आउटगोइंग करंट जो है I1, I2, I3, तो इनकमिंग करंट इक्वल होता है आउटगोइंग करंट। क्लियर है? तो R हो गया I हो गया V बाई R। ठीक, ध्यान से देखें, निकालना मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के, तो लेट R नॉट बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R नॉट जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो VA माइनस VB डिवाइडेड बाई टोटल करंट। यही तो सिखाया गया, कोई भी कॉम्बिनेशन हो यही डिफिनीशन है, समझ लें कि A और B के बीच इक्विवेलेंट VA माइनस VB डिवाइडेड बाई टोटल करंट। अब देखो इसी इक्वेशन को सोचो, ऐसे लिख सकते हो VA माइनस VB डिवाइडेड बाई I, या उल्टा कर दो ना भाई, छोड़ो इतना दिमाग का, 1 बाई R नॉट I डिवाइडेड बाई VA माइनस VB, यानी VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R नॉट इज इक्वल टू I। और सोचो तो ये I जो है वो 3 पार्ट में ना बट रहा, तो VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R नॉट I हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ठीक है, I1 कैसे निकालें, तो आप जानते हैं ना कोई भी रेजिस्टेंस में करंट निकालना हो पोटेंशियल डिफरेंस बाई R करो। तो अगर I1 निकालना है तो VA माइनस VB बाई R1 करो, यानी कि हम लोग ऐसे बोलेंगे VA माइनस VB बाई R नॉट I1 को क्या लिखें, VA माइनस VB बाई R1। फिर I2 मिडिल वाला वायर में करंट क्या होगा, तो VA माइनस VB बाई R2, तो VA माइनस VB बाई R2। तीसरा नीचे से जो करंट जा रहा है VA माइनस VB डिवाइडेड बाई R3, VA माइनस VB तो गायब हो गया, तो 1 बाई R नॉट 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3, यही आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक ना, VA माइनस VB कॉमन होकर खत्म हो गया। तो देखो तो अब हमसे चाहे सीरीज में रजिस्टर रहे पैरेलल में रजिस्टर रहे, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो तो कुछ दिमाग तो लगाने की जरूरत नहीं है, वो सब प्रॉब्लम तो आराम से बन जाएगा। लेकिन इसी में देखो कुछ बात याद रखना है, अगर ये तीनों रजिस्टर इक्वल होता, तो तीनों इक्वल होता तब क्या होता सोचो तो, 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R, यानी कि 1 बाई R नॉट इक्वल टू कितना हो गया, 3 बाई R, यानी R नॉट कितना हो गया जी, तो R नॉट हो गया R बाई 3, नहीं R बाई 3 हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी कि अगर n इक्वल रेजिस्टेंस हो और n रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, जैसे 3 था पैरेलल में, तो हम लोग क्या बोल दिए R बाई 3। अगर n रजिस्टर जो है पैरेलल में हो तो क्या बोलना पड़ेगा, R बाई n। तो देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं नोट में कि फॉर
एन आइडेंटिकल रेजिस्टर, इक्वल रेजिस्टर्स, ठीक ना, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ ए रेजिस्टेंस आर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बोलेंगे इक्विवेलेंट हो जाएगा R बाई एन, ठीक है ना, R बाई एन। समझ गया? तो इसको भी लिख लो। तो ये तो हम लोग फॉर्मूला का डेरिवेशन देखे सीरीज और पैरेलल के लिए। अब जैसे आपसे कहा गया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले। और सपोज कीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया हो, ठीक है। देखिए कैपेसिटर में जहां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिखाए हैं, आप लोग अगर उसको भूल गए होंगे तो एक बार उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब यहाँ पर यूज में आने वाला है। इसीलिए वहाँ भी ढेर सारा टाइप सिखाए थे और इसमें भी हम लोग बहुत सा टाइप सीखने वाले हैं आगे। ध्यान से देखें। तो सपोज कीजिए क्वेश्चन में कहा गया ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 6 ओम, या चलो इसका भी वैल्यू बदल दे रहे हैं 3 ओम। कहा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ए और बी के बीच बतलाएं। अब देखिए कोई स्टूडेंट बोलेगा कि अच्छा ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है। अब चलो एक लाइन में लग रहा है तो सीरीज में है, देखो ना ब्रांच निकला हुआ। ये दोनों सीरीज में है क्या? नहीं, इधर एगो ब्रांच निकला हुआ। कौन पैरेलल में, कुछ पता चल ही नहीं रहा, कौन सीरीज में है कुछ पता चल ही नहीं, एक नज़र में पता नहीं चल रहा। हाँ, जिसके पास देखने की दृष्टि है उसको कुछ कुछ पता चलता है। तो ठीक है, क्या करें, कैसे बनाएं, देखते हैं। देखो जो ट्रिक सिखाए थे ना कैपेसिटर में, उसी को रिपीट कर रहे हैं। जैसे ये पॉइंट ए है, तो जहाँ तक वायर डायरेक्ट है रेजिस्टर ना मिले, क्या लिखेंगे, ए। ए, ये सब ए लिखते चलो, ए यानी सब इक्वल पोटेंशियल का पॉइंट है, समझो ए, ये सब ए हो गया। अब जैसे ये पॉइंट बी है, तो ये सब लिखते चलो, ये बी है ना, यहाँ तक ये सब बी हो। अब इस रेजिस्टर को पार किए, क्योंकि इधर तो पॉइंट कोई आया नहीं, तो पार किए, तो यहाँ लिख दो सी, ए भी सी, सी सी। देख लें बढ़िया से, एक बार ए से चले तो यहाँ तक चल पाए, बी से चले तो देखो बी से हम यहाँ तक आएंगे, इधर जाएंगे तो यहाँ तक जाएंगे, इससे आगे तो जाएंगे नहीं। लेकिन इधर तो पॉइंट आया नहीं, तो वापस फिर से ए पर आ जाओ और जंप करो। रजिस्टर को जब भी जंप करोगे, क्रॉस करोगे, तो पॉइंट को बदल देना। तो ये हो गया सी। अब थोड़ा सोचो, ए और बी के बीच एक पॉइंट है सी, कैसे बनाए? तो ए और सी के बीच एक रजिस्टर 2 ओम, सी और बी के बीच एक रजिस्टर 3 ओम, सी और ए के बीच 4 ओम, और ए और बी के बीच 6 ओम। आइए ध्यान से देखें। जैसे मुझे ए और बी के बीच निकालना है, तो ए और बी 2 पॉइंट दे दिए, एक नया पॉइंट सी है तो सी लिख दिए। अब ए और सी के बीच 2 ओम, सी और ए के बीच, वही सी और ए बोलो, ए और सी एक ही है, 4 ओम। फिर सी और बी के बीच, तो सी और बी के बीच 3 ओम।
और यहाँ A और B के बीच 6 ओम। तो देखो A और B के बीच 6 ओम। अब तो कुछ कुछ क्लियर हो गया, यानी ये दोनों जो है ना पैरेलल में था। देखो जिसको समझ में आता है ना वो डायरेक्ट भी यहाँ समझ सकता था। देख लो ये जो रजिस्टर है इसका एक एंड और इसका एक एंड आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसका ये दूसरा एंड और इसका दूसरा एंड भी देखो डायरेक्ट कनेक्टेड है। मतलब कोई भी रजिस्टर होगा तो उसका दो एंड होगा ना, इधर और इधर। तो अगर ये एंड भी उसका एक एंड से डायरेक्ट कनेक्टेड हो और ये भी डायरेक्ट कनेक्टेड हो, जैसे देखो इसका ये एंड और ये एंड डायरेक्ट कनेक्टेड है और ये एंड देखो डायरेक्ट कनेक्टेड है, बीच में रजिस्टर नहीं आया, तो ये पैरेलल में है, लेकिन एक नज़र में दिखता नहीं और ऐसे बना देने पे साफ साफ दिखने लगता। तो देखो तो 2 और 4 पैरेलल में, तो R1 R2 पैरेलल में होता है तो क्या हो जाता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो 2 इंटू 4 2 प्लस 4 8 बाई 6 यानी 4 बाई 3 ओम। तो ये 4 बाई 3 ओम हो गया, फिर ये हो गया 3 ओम और ये है 6 ओम। 6 ओम। अब ये दोनों सीरीज में ना हो गया 4/3। हाँ कुछ लोग अब कंफ्यूज करेंगे ये फार्मूला आप कहाँ से ला दिए। देखो जब पैरेलल में रहता है दो रजिस्टर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दो रजिस्टर जब भी पैरेलल में हो ना तो इसको सॉल्व करेंगे तो R1 R2 ऊपर हो गया R2 प्लस R1। तो देख लो क्या आ जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक ना, एक बार समझा दिए, आगे से सब डायरेक्टिव। जब भी स्पेशली ये दो रजिस्टर के लिए याद रखना, दो रजिस्टर पैरेलल में हो तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो जाहिर है 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 4/3 ओम। तो सोचो ये 4/3 ओम, ये 3 ओम, दोनों है सीरीज में। तो सोचो तो ये दोनों मिल करके कितना, सीरीज में तो अलजबरा जैसा ऐड हो जाता है, तो इन दोनों को मिला करके अगर हम R1 बोल दें तो कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 3 13/3 ओम। तो ये हो गया 13/3 ओम और ये 6 ओम है, ये दोनों पैरेलल में, ये R2 है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, क्योंकि देख लो ये दोनों मिलकर अब इसके पैरेलल हो गए। तो R1 कितना जी, तो 13/3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 13/3 प्लस 6। देख लो तो ये कितना हो गया 26 डिवाइडेड बाई ये 18 प्लस 13। सोचो 18 प्लस 13 31 इंटू 3। ठीक ना, यानी कि 78/31। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। और एक मिनट आपको बता दें, जैसे पिछले क्लास में आप लोग एक क्वेश्चन लिखे थे जो कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस से था, उसमें कुछ एरर आ गया था, उसको मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ना हो तो ऐसा कीजिए ना, इसको एक बार आप पहले लिख लीजिए तो फिर एक्सप्लेन कर दें। पिछले क्लास में कलर कोड में एक क्वेश्चन दिए थे जिसमें थोड़ा सा एरर हो गया था पावर लिखने में, तो इसको देख लें, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे यही क्वेश्चन था और लिखा हुआ था इंडिकेट द नेम ऑफ कलर्स, तो इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना 23 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 10%। उसमें 10⁵ गलती से आ गया था। तो अब जो है 2 हो गया फर्स्ट कलर, तो फर्स्ट कलर क्या होगा याद कीजिए। कलर कोड जो सिखाए थे तो 2 के लिए किस कलर को बोला गया था, तो रेड को बोला गया था। ठीक ना, ब्लैक ब्राउन रेड, BB रॉय
तो ब्लैक को तो 0 बोलते हैं, ब्राउन को 1 बोलते हैं, रेड को 2 बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट कलर जो है, जो रिंग हम लोग बनाए थे कार्बन रजिस्टर पे, चार कलर होता था तो इसको हम लोग फर्स्ट कलर बोलते थे। ये सेकंड हो गया, तो सेकंड है 3, तो सेकंड कलर जो है 3, अब अपना देखे बीबी रॉय, तो ऑरेंज आता था 3 नंबर पे, तो ये ऑरेंज हो गया। और 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लायर इसको बोलते थे, तो जो मल्टीप्लायर कलर है यानी थर्ड कलर, ये क्या हो गया, तो ये भी 3 ही है, 10 टू द पावर, तो ये भी ये हो गया ऑरेंज। और फोर्थ कलर 10% जिसको टॉलरेंस बोलते हैं, तो टॉलरेंस जो है 10% किसका होता है, तो पिछले क्लास में आपको टेबल लिखा गया था, और 10% स्पेशली किसके लिए होता है, सिल्वर के लिए। अच्छा, अगर 5% होता तो गोल्ड लिखते, और अगर ये कलर होता ही नहीं, ये यहाँ कोई कलर नहीं होता, तब हम लोग 20% न लेते हैं यहाँ पर, मतलब अगर कोई कलर नहीं होता तब यहाँ क्या लिखा रहता, 20%, यानी यहाँ अगर 20 लिख दे 10 के बजाय, तब हम फोर्थ कलर में लिखेंगे नो कलर, मतलब कोई कलर नहीं, फोर्थ कलर मौजूद ही नहीं है ना, केवल थर्ड ही। तो चलिए ये तो समझ गए। तो आप क्या करेंगे कि कैपेसिटर में जो भी कॉम्बिनेशन सिखाया गया था सीरीज पैरेलल का, उसको देखेंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि रजिस्टर से रिलेटेड जितने भी टाइप हो वो सब आप थियरी न्यूमेरिकल सब पहले ही पढ़ लें, फिर आगे का काम एकदम बहुत ही सिंपल हो जाएगा। टाइम टेकिंग वर्क जो है ना, हम इधर ही हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे स्टार्ट में आपको जो है रजिस्टर से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखना है, और उसमें यही लास्ट कॉम्बिनेशन, लास्ट एप्लीकेशन हम लोग रजिस्टर का कर रहे हैं, जिसमें सीरीज करेंगे, पैरेलल करेंगे, फिर मिक्स कनेक्शन करेंगे, इसी में बहुत सा मेथड भी सीखेंगे। लेकिन इसके बाद जो है ना, वो वर्क बहुत सिंपल हो जाता है इसमें, ठीक है। तो उम्मीद है आप सब जो है अच्छे से ट्राई करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कम से कम कैपेसिटर वाला ज़रूर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।